आप सभी लोगों को नमस्कार। सोंधी माटी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग इस समय सल्तनत के दौर से गुजर रहे हैं, सल्तनत पढ़ रहे थे। सल्तनत में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में अपने ये पढ़ा था कि कैसे केंद्रीय शासन चलता था, कैसे सल्तनत चलती थी। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे कि सल्तनत में आखिर कौन से ऐसे आयाम थे जो कि स्थापित हो पाए। आपको ये बहुत ज़रूरी है जानना, परीक्षार्थी होने के नाते भी और सामान्य समझ जिनको इतिहास में रुचि है उनके लिए भी, क्योंकि यूट्यूब के माध्यम से जो हम पढ़ा रहे हैं ये इंटरटेनमेंट के साथ एक पढ़ाई है, आपकी असली पढ़ाई नहीं है। लेकिन अगर ठीक से आप मूल्यांकन करेंगे अपना, तो इसी लेक्चर में बहुत कुछ ऐसा निकल कर आएगा जो आपको अगर नहीं पता है तो आपको फिर लगेगा कि मुझे पता होना चाहिए था, मुझे क्यों नहीं पता है। तो जब आप इंटरटेनमेंट करते हैं तो मेरा मानना है इन यूट्यूब के चैनल को सुनने से आपको लाभ हो सकता है। अन्य चीज़ों को देखेंगे तो आपका मस्तिष्क इधर उधर जाएगा, आप इन चीज़ों को देखेंगे तो इससे आपके स्टडी को ही ये बढ़ावा मिलेगा, पढ़ाई को बढ़ावा मिलेगा। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं सामने बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले देखेंगे सल्तनत में साहित्य में क्या हुआ, सल्तनत के एक तो साहित्य को पढ़ेंगे, सल्तनत के स्थापत्य को पढ़ेंगे, संगीत देखेंगे क्या प्रोग्रेस थी, और चित्रकला। इन्हीं के आसपास है। ना तो चित्रकला में बहुत बड़ा काम हुआ सल्तनत में, ना ही बहुत बड़ा काम संगीत का था। स्थापत्य में निश्चित रूप से जो हिंद इस्लामिक संस्कृति है, हिंद इस्लामिक स्थापत्य है, इंडो इस्लामिक कल्चर स्थापत्य, उसको आधार मिलता है। मुगल इसी पर अपनी इमारत खड़ी करते हैं। एकदम से ताजमहल नहीं प्रकट होता, एकदम से लाल किला नहीं बनता, पहले उसके आधार मिलता है। तो आधार वो सल्तनत प्रदान करती है। और साहित्य में हमने देखा कि बहुत सारी भाषाओं का भी डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि जो तुर्क थे उनकी मातृभाषा क्या थी, तुर्की थी। लेकिन वो जो उनकी दरबार की भाषा थी वो क्या थी, फारसी थी। और उनकी जो धार्मिक भाषा थी वो अरबी थी, कुरान की लिपि अरबी है। तो ऐसे में जो तुर्क थे वो यहाँ लेके आ गए, फिर फारसी अरबी ये सब शब्द मिल करके हिंदी में जब मिलने लगे तो उर्दू का आविष्कार हुआ, उर्दू भाषा बन गई। उर्दू इस तरह से एक भाषा के रूप में जन्म लेती है। तो साहित्य में हम लोग देखेंगे कि क्या दिल्ली सल्तनत के किन सुल्तानों ने महत्वपूर्ण रोल अदा किया, भूमिका अदा की। कागज़ भी जो भारत में आप देख पा रहे होंगे ऊपर लिखा, कागज़ की जो प्राचीनतम पांडुलिपि है वो गुजरात में मिली। कागज़ भारत में माना जाता है तुर्कों के साथ ही कागज़ का निर्माण शुरू हुआ। चमड़ा वगैरह से मिलाकर ये लोग लिखते थे जिससे कि वो ज़्यादा दिन तक टिक सके। तो साहित्य में सबसे पहले आप देखिए, ये बलबन के एक पुत्र का नाम था, बलबन पढ़ा था ना, गयासुद्दीन बलबन, याद आ गया होगा, जिसका राजत्व सिद्धांत लौह और रक्त की नींव थी। तो मोहम्मद बिन, जो बलबन का पुत्र मोहम्मद था, वो बहुत साहित्य प्रेमी था। तो उसने दो साहित्यकारों को प्रश्रय दिया, एक तो अमीर खुसरो और मीर हसन। ये दोनों बहुत बड़े इतिहासकार हुए, साहित्यकार हुए। खुसरो तो उसको बोलते हैं तोताए हिंद। खुसरो का नाम क्या है, तोताए हिंद, कभी पूछा भी जा सकता है परीक्षा में। और खुसरो का जन्म हुआ था पटियाली में। ये पटियाली है एटा में, एटा जिले में पटियाली स्थान पर शायद 1253 के आसपास इसका जन्म होता है। तो ये इनको इसने प्रश्रय दिया। खुसरो की पुस्तकें आप एक क्रम बनाइएगा अपने नोट्स में, बुक से, बेसबुक से, तो खुसरो के कई पुस्तकें आएंगी, आपको मिलेंगी उसमें। मीर हसन एक बड़ा साहित्यकार था, इतिहासकार था। इसके बाद जो सिकंदर लोदी पढ़ा था आपने, अब इसमें देखिए मैंने महत्वपूर्ण लिख लिए हैं। एक तरफ से लिखते तो एक लेक्चर इसी पे चले फिर साहित्य में। सिकंदर लोदी गुलरुखी नाम से कविताएं लिखा करता था। याद होगा आपको, जब सिकंदर लोदी पढ़ रहे थे तब आया था, गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। एक हसन निजामी हुआ। हसन निजामी कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने था, निशापुर का या कहाँ का रहने वाला था। हसन निजामी ने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम है ताजुल मासिर। आपको बस इतना ही याद रखना है, कभी भी पूछ सकता है, ताजुल मासिर हसन निजामी, आप याद रखिए। मिनहाज उस सिराज एक अगला लेखक है, इतिहासकार है। इसकी पुस्तक का नाम है तबकात-ए नासिरी, तबकात-ए नासिरी। बर्नी फिर एक महत्वपूर्ण, जियाउद्दीन बर्नी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेखक इतिहासकार है सल्तनत काल का। इसकी एक पुस्तक का नाम है तारीख़ फिरोज शाही, क्योंकि फिरोज तुगलक के सामने पूरी की तो तारीख़ फिरोज शाही इसका नाम उसने रखा। और एक फतवाए जहांदारी, तमाम नियम कानून है फतवाए जहांदारी में। दो इसकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। इसके बाद अफीफ एक बड़ा इतिहासकार हुआ फिरोज शाह के सामने ही, और उसकी पुस्तक का नाम भी है तारीख़ फिरोज शाही। यानी अफीफ की भी पुस्तक का नाम वही है और बर्नी की पुस्तक का भी नाम वही है, आपको ये याद रखना है। फिर इसामी की पुस्तक का नाम है फुतूहुस सलातीन। इसामी की ये पुस्तक काव्य रूप में लिखी गई है, फुतूहुस सलातीन। और मोहम्मद बिन तुगलक जब राजधानी परिवर्तन कर रहा था दिल्ली से दौलताबाद, तो इसके बाबा की शायद डेथ हो गई थी, इसीलिए इसामी खूब आलोचना करता है इसकी, मोहम्मद बिन तुगलक की। फिर आपने विजयनगर पढ़ा था, विजयनगर में दो बड़े बड़े व्यक्ति पढ़े थे, विद्यारण्य और सायण। तो उनमें से विद्यारण्य की पुस्तक का नाम है शंकर विजय।
बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। और माधव एक बड़े हुए साहित्यकार दक्षिण में, उनकी पुस्तक का नाम है नरकासुर विजय। माधव का नरकासुर विजय और विद्यारण्य की शंकर विजय। कृष्णदेवराय स्वयं में एक बहुत बड़े इतिहासकार लेखक थे। उन्होंने कई उपन्यास नाटक लिखे, कई, उन्हीं का एक नाटक फेमस है जामवंती कल्याण। कृष्णदेवराय जो विजयनगर के महान थे, आंध्र भोज जिनको कहा जाता है, वो जामवंती कल्याण। ये इतनी रचनाएं महत्वपूर्ण है सल्तनत में। वैसे बहुत सारा साहित्य हिंदी में भी शुरू हो गया, बंगाली साहित्य, बहुत सारा साहित्य लिखा गया। सारे साहित्य की चर्चा हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग केवल सल्तनत पर फोकस करते हैं अभी। इसके बाद हम लोग आएंगे स्थापत्य पर। मुस्लिम जब आए, तुर्क जब आए, तो अपने साथ वो स्थापत्य की एक नई शैली लेकर आए जो कि मेहराब पर आधारित थी, जो कि गुंबद जिसमें बनते थे। तो मेहराब और गुंबद पर आधारित शैली को भारत की जो सहतीर वाली सीधी सीधी सहतीर डाल करके बनाया जाता था, जैसे भारत में कोई कमरा बनता था तो ऐसे बनता था, धरन डालते थे, और उसी को उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेहराब से इसको बनाया। तो मेहराब क्या होता है, थोड़ा सुंदर लगता है। तो ये जो स्थापत्य का मिक्सचर है, इंडो इस्लामिक स्थापत्य, इसकी शुरुआत यहाँ पड़ जाती है। वो जो तुर्क थे, वो भारत में क्या था, बड़े बड़े पत्थरों से बनाया जाता था, कोई भी स्कल्पचर बनता था, कोई भी स्थापत्य मंदिर निर्माण होता था। लेकिन जो मुस्लिम्स थे, तुर्क थे, इन्होंने क्या किया, गारा और चूना साथ में लाए और हल्की हल्की ईंटों का प्रयोग किया। तो इससे इनके स्थापत्य मजबूत भी हुए और साथ में बड़े सुंदर दिखने में निश्चित रूप से सुंदर लगते थे। स्थापत्य में सबसे पहला जो नाम आता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का आता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 3 बड़ी रचनाएं की। एक तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, ये दिल्ली में है, एक जैन मंदिर के अवशेष पर बनाई गई है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। दूसरा उसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद बनवाई, ये भी एक मंदिर था, क्या नाम था उनका, राजा का, उनके अवशेषों पर बनवाया। और तीसरा उसने जो रचना शुरू की थी वो सबसे इंपॉर्टेंट है, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में उसने बनवाई थी और 1 मंजिल ये बनवा पाया था। मीनार पहली बार यही दिखाई देती है। ये दोनों तो मंदिरों के अवशेष पे हो गए, लेकिन कुतुब मीनार अपने आप में एक अलग रचना है। कुतुब मीनार पहली मंजिल इसने बनवाई, 4 मंजिल तक बनवाया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश चौथी मंजिल जब गिर गई तो इल्तुतमिश के बाद फिरोज तुगलक ने उसको 4 और 5 मंजिल में तोड़ दिया। तो फाइनली कुतुब मीनार में कितनी मंजिल है इस समय, 5 मंजिल दिखाई देती हैं। आपको होमवर्क में ये करना चाहिए अगर विद्यार्थी हैं कि कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है, और बस इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद इल्तुतमिश के विषय में बात करेंगे। इल्तुतमिश के समय सुल्तानगढ़ी का मकबरा का जन्मदाता माना जाता है भारत में। मकबरा कल्चर शुरुआत करने वाला सुल्तान कौन था, इल्तुतमिश था। तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो है इसके पुत्र का है, इल्तुतमिश के सुल्तानगढ़ी का मकबरा। और इसने नागौर में, राजस्थान में, एक अतरकीन का दरवाज़ा बनवाया, पूछा भी गया एग्जाम में, और बड़ा इंपॉर्टेंट स्थापत्य है, महत्वपूर्ण है ये अतरकीन का दरवाज़ा, ये नागौर का था। इसके बाद बलबन पे आ जाइए। बलबन ने लाल महल का निर्माण करवाया। माना जाता है कि बलबन के समय ही पहली बार वास्तविक मेहराब बनना शुरू हुआ। और जो बलबन का मकबरा है वो माना जाता है इस्लामिक शैली का पहला शुद्ध मकबरा बना हुआ है। बलबन की बात कर रहा हूँ मैं। बलबन के बाद हम क्रम से ही चल रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने एक तो सीरी का किला बनवाया, आपको याद होगा मंगोल आक्रमण से जब वो बचा है तो सीरी के किला में ही उसने शरण ली थी। 1000 स्तंभों का एक महल है उसका, 1000 स्तंभ, 1000 सितून करके कहा जाता है। और एक जो स्थापत्य का बहुत अद्भुत तत्व है जिसको मार्शल ने रत्न कहा है, इंडो इस्लामिक स्थापत्य का रत्न कहा है, अलाई दरवाज़ा। ये वही जहाँ कुतुब मीनार है वहीं आपको उसी प्रांगण में मिलेगा दिल्ली में, अलाई दरवाज़ा। मार्शल का वो कथन है कि ये इस्लामिक स्थापत्य का रत्न है। फिर मोहम्मद बिन तुगलक आता है, जहाँ पनाह नगर ये बसाता है, अपनी राजधानी का ही नाम रखता है जहाँ पनाहाबाद, जहाँ पनाह नगर। और जो मोहम्मद तुगलक या पूरे तुगलकों में जो स्थापत्य बन रहा था, उनकी दीवारें क्या हैं, ढलवा हैं। और उन ढलवा दीवारों के लिए एक शब्द आया है निप्रमण, और ये पूछा गया एग्जाम में आपसे, और यही पूछ सकता है ढलवा दीवारें किसके स्थापत्य का चिन्ह थी, तो आप क्या बताएंगे, तुगलक। ठीक है। फिर खाने जहाँ तेलंगानी, उसी के सामने तुगलक वंश में ही बनता है, और ये पहली बार एक अष्टकोणीय मकबरा बनता है। अष्टकोणीय मकबरों की शुरुआत होती है खाने जहाँ तेलंगानी के मकबरे से। फिर आते हैं लोदी। लोदियों के सामने और तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, दोहरे गुंबद का प्रचलन हो गया, यानी कि एक गुंबद अंदर, उसके ऊपर एक और गुंबद। तो दोहरे गुंबद का प्रचलन किसके सामने शुरू होता है, लोदियों के सामने आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। ये तो हो गया जो कोर था, केंद्र था दिल्ली सल्तनत की बात। उसी समय दिल्ली सल्तनत के साथ मालवा, बंगाल, जौनपुर, कश्मीर, गुजरात, इनमें हम लोगों ने पढ़ा था
राजा थे छोटे छोटे, तो वो भी अपना स्थापत्य बनवाते होंगे, मस्जिदें बनवाते होंगे, परीक्षा में वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए मैं कुछ स्टेट का कर लेता हूँ थोड़ा सा, जैसे बंगाल। सबसे पहले बंगाल में ईंटों का प्रयोग है पूरा कंप्लीट, और यहाँ की फेमस है अदीना मस्जिद, लाटेन मस्जिद, सोना मस्जिद, 7 गुंबद मस्जिद और दाखिल दरवाज़ा। देखिए 5 शब्द आ गए हैं। अब आप हल्के मत लीजिएगा, क्योंकि अगर ठीक से पढ़ेंगे नहीं तो ये आपको मिस कर जाएंगे या किसी दूसरे राज्य में टिक हो जाएंगे। बंगाल में ईंटों का एक तो प्रयोग किया गया स्थापत्य में, अदीना मस्जिद, लाटेन मस्जिद, सोना मस्जिद, 7 गुंबद मस्जिद और दाखिल दरवाज़ा। ये स्थापत्य बनाया गया बंगाल में, जो कि काफ़ी अपने आप में महत्व रखता है, महत्वपूर्ण स्थापत्य रहा ये। इसके बाद जौनपुर। जब हम लोग जौनपुर पढ़ रहे थे तो भी ये पढ़ा था। अब आप कहेंगे तो फिर बार बार क्यों पढ़ते हैं? इसलिए पढ़ते हैं जिससे तोता नहीं होता, रट जाता है उसको। तो ये ऐसे प्रश्न मैं रख रहा हूँ, इतने मोटे प्रश्न हैं कि आप किसी भी परीक्षा में बैठ रहे होंगे, आपको ये प्रश्न रटने होंगे। नहीं रटेंगे तो फिर आप परीक्षा में बैठना छोड़ दीजिए, बहुत सारे और काम होंगे, उनकी तरफ अपना ध्यान दीजिए। जौनपुर स्थापत्य में अटाला मस्जिद, झंझीरी मस्जिद, लाल दरवाज़ा, 3 स्थापत्य मशहूर, अटाला, झंझीरी और लाल दरवाज़ा। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था जौनपुर के स्थापत्य की खासियत है मीनारों का अभाव है वहाँ। इसके बाद मालवा। मालवा में एक तो मलिक मुगीस का मकबरा है, पूछा गया है मलिक मुगीस का मकबरा कहाँ है? मालवा। हिंडोला महल है वहाँ पर, एक सुल्तान ने बनवाया, और जहाज महल वहीं है। हिंडोला महल, जहाज महल। जहाँ तक मुझे याद आ रहा, जहाज महल 2 नदियों के बीच या 2 झीलों के बीच बना हुआ एक शानदार महल है, जहाज महल। फिर कश्मीर में एक स्थापत्य मदनी का मकबरा, पूछ सकता है आपसे, मदनी का मकबरा कहाँ है? कश्मीर में। और अदीना मस्जिद है आपकी गुजरात में भी एक अदीना मस्जिद है। ये बंगाल में भी अदीना मस्जिद, कन्फ्यूज़न हो सकता है, मैं इसको एग्जैक्ट कर भी दूंगा अगले लेक्चर में, लेकिन गुजरात की अदीना मस्जिद और यहाँ बंगाल में अदीना मस्जिद। ये स्थापत्य है इतना आपका, जो कि आपको बिल्कुल उंगलियों पर रटा होना चाहिए, तब आप मजबूती से फेस कर पाएंगे इसको, ठीक है। इसके बाद सल्तनत के हम लोग संगीत की ओर बढ़ेंगे। संगीत में देखिए बहुत ज़्यादा काम सल्तनत में नहीं हुआ, बल्कि कुछ एक इतिहासकारों ने तो यहाँ तक कहा इसको साहित्यिक प्रगति से रहित बताया। कहा सल्तनत काल साहित्यिक प्रगति से रहित था, सल्तनत में किसी भी संगीत का कुछ भी विकास नहीं हुआ, चित्रकला जैसी किसी गतिविधि को अंजाम नहीं दिया गया। लेकिन बाद में तमाम रिसर्च हुए, बहुत सारे इतिहासकारों ने रिसर्च किए, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं था, शून्य कहना गलत है। वो अलग बात की प्रगति कितनी हुई थी, लेकिन इसको शून्य कहना गलत है। तो आप देखिए संगीत में क्या हुआ, बलबन के समय गोपाल नायक एक बहुत बड़ा संगीतकार है। बलबन के समय, बलबन स्वयं में संगीत का प्रेमी था, बलबन। और अलाउद्दीन खिलजी के सामने गोपाल नायक एक बहुत बड़ा संगीतकार था। मोहम्मद बिन तुगलक 100 संगीतकारों का समूह अपने दरबार में रखता था। 100 संगीतकारों का समूह मोहम्मद बिन तुगलक का निर्माण था। इसके बाद हुसैन शाह जो थे आपके जौनपुर में, याद होगा, इन्होंने ख्याल की रचना की थी। ख्याल एक राग है, ख्याल संगीत का, तो उसमें ख्याल की रचना हुसैन शाह ने की थी। बिहार में एक बड़े संगीतकार हुए उसी समय, चिंतामणि, और इनकी उपाधि क्या थी? बिहारी बुलबुल। इनको कहा ही जाता था बिहारी बुलबुल, चिंतामणि को। एक और राजा हुए सारंग देव, और इनकी पुस्तक का नाम है संगीत रत्नाकर, इंपॉर्टेंट बुक है, सारंग राजा सारंग देव की संगीत रत्नाकर। लोकन कवि की राग तरंगिणी, राज तरंगिणी से मत कंफ्यूज होइएगा, वो कल्हड़ की राज तरंगिणी है। ये लोकन कवि थे जिनकी राग तरंगिणी संगीत की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। मान सिंह के सामने बैजू बावरा था, और मान कुतुबल इनकी किताब है, मान सिंह की, मान कुतुबल। मान सिंह भी संगीत के बहुत बड़े प्रेमी थे, माना जाता है बहुत सारी पुस्तकें इन्होंने भी लिखी हैं। बल्कि मान सिंह का जो किला बना है ग्वालियर में, कभी आप जाएंगे देखेंगे, मैं एक बार गया हूँ वहाँ पर, तो वहाँ पर भी आपको साहित्य और संगीत की तमाम चीज़ें दिखाई देती हैं। उनके संग्रहालय में भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। फिर चित्रकला में कुछ ज़्यादा नहीं था, ये सच है। चित्रकला में जो अमीर खुसरो है, उनकी एक पुस्तक है नूह सिपर, जिसमें माना जाता स्वर्ग टाइप की बातें की उन्होंने, चित्रित किया है। तो उसी में कपड़ों पर उन्होंने चित्रांकन उल्लेख किया है, कपड़ों पर चित्र बनाए जाते थे सुंदर सुंदर तमाम कलर से। तो जब चित्रांकन होता था तो इसका मतलब चित्रकला कहीं न कहीं रही होगी, तभी तो होता होगा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि चित्रकला के भी जन्म सल्तनत काल में दिखाई देता है। लेकिन अन्य कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण आपको दिखाई देता हो। तो ये थे मोटे मोटे आपके पॉइंट आज के जो हम लोग कर रहे थे, साहित्य, स्थापत्य। और स्थापत्य में एक बात, ये शब्द एक लिखा हुआ है, मिस हुआ। स्थापत्य में इन लोगों ने क्या किया, बेल बूटे और जो कुरान की आयतें थीं उन्हीं को सजावट के रूप में लिखते थे, उनका सुलेखन करते थे सुंदर सा। वो जो लिखावट कहलाती थी वो स्थापत्य में कला का एक तरीका बन गई, और उसको कहा गया अरबैस्क। शब्द आया उसके लिए अरबैस्क,
याद रखिएगा, पूछ सकता है कभी भी। अरबैस्क क्या था? तो अरबी लिपि को जो सजावट के साथ लिखा जाता था वो आपका अरबी लिपि में अरबैस्क कहलाता था। इस तरह इन वाली बातों को आप कंप्लीट करिएगा। इसका हम क्वेश्चन भी आगे भविष्य में डालेंगे, क्योंकि पिछला क्वेश्चन नहीं पढ़ पाया है आप लोगों ने, बहुत ज़्यादा उसको देखा नहीं, शायद बहुत हल्के में लिया होगा, लेकिन आप देखा करिए अगर, तो उसको ज़रूर उस पर कुछ क्वेश्चन का आंसर दिया करिए, जिससे मुझे पता रहे कि हाँ आप भी उसको जागरूक हैं, आप देखते हैं उसको। इस तरह से सल्तनत में अब हम लोगों के ये लेक्चर कंप्लीट हो गए। सल्तनत में एक लेक्चर जो हम लोग और आगे करेंगे इसके बाद, अब बल्कि सल्तनत में जोड़े भले ही ना उसको, एक भक्ति काल हुआ बहुत बड़ा भारत में, मध्यकाल में भक्ति काल, उसमें सूफी आंदोलन चला और भक्ति आंदोलन चला। एक दिन हम लोग सूफी आंदोलन पे पूरा काम करेंगे, बहुत अच्छा सूफी आंदोलन एक टॉपिक है जिस पे सारा हो जाएगा, और एक दिन भक्ति आंदोलन करेंगे। तो ये 2 टॉपिक करने के बाद हम लोग कहाँ बढ़ जाएंगे? मुगल काल की ओर बढ़ जाएंगे और बाबर के पास चलेंगे, जब वो आएगा और पानीपत के युद्ध में इनको हरा करके भारत में सत्ता स्थापित करेगा करके। आप लोग तब तक करते रहिए अच्छे से, और लगातार फेसबुक के संपर्क में रहिए। ये तो मैंने कहा आपको इंटरटेन कराने के लिए है, और इंटरटेन में पढ़ाई हो जाए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है ना। आप लोगों को बहुत बहुत उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। धन्यवाद।